दोस्तों, जहां पिछले साल रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वहीं दूसरी तरफ चाइना और नॉर्थ कोरिया ने साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में अपना प्रभाव बढ़ाया। इसके तहत इन दोनों देशों ने न केवल मिलिट्री एक्सरसाइज की, बल्कि अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए मिसाइल भी दागे। फिर यहीं से दुनिया में न्यूक्लियर वारफेयर का नया दावेदार खड़ा हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि ये नया दावेदार कौन है, क्योंकि रशिया और चाइना तो ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो हम आपको बता दें कि वो नया दावेदार जापान है, जिसने हाल ही में उसको पुरानी डिफेंस स्ट्रेटेजी को बदला है। जापान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी क्यों बदली, इसको समझने के लिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं। दोस्तों, यह बात है अगस्त 1945 की, जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसने जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं? इसके बाद यूएसए और जापान के बीच समझौतों का एक लंबा दौर चला। 1947 से 1960 के बीच जापान और अलाइंड फोर्सेस के बीच कई सारी ट्रीटीज हुए। फिर आता है 1960 का दौर, जब जापान और अमेरिका के बीच हुआ ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी के द्वारा यूएसए और जापान के बीच मिलिट्री अलायंसेस को भी रीडिफाइन किया गया, जिसके बाद जापान ने अपने देश की सुरक्षा के भार अमेरिका के कंधों पर दे दिया और जापान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जापान को सिक्योरिटी देने के पीछे यूएसए का अपना स्वार्थ भी था। दरअसल उस समय चल रहे कोल्ड वार में यूएसए को यूएसएसआर बॉर्डर के समीप अलाई चाहिए था, जिसके लिए जापान एक बेटर ऑप्शन था। के लिए अमेरिका ने जापान का प्रोटेक्टर बनने का रोल प्ले किया, जिसके चलते जापान ने अपने मिलिट्री पावर को डेवलप करने पे ध्यान दिया और साथ ही साथ ग्लोबल फायर पावर बनाने की जगह ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाने के रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन आज के समय में ऐसा क्या हुआ कि जापान को अपनी सालों पुरानी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा? चलिए जानते हैं। जापान रेडी टू बी अ न्यूक्लियर हाउस। दोस्तों, जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो सारा विश्व 2 ग्रुपों में बंट गया। इसके चलते जापान, यूएसए और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने उस पर सैंक्शंस लगाए, जिससे उन्हें लगता था कि रशिया घुटने टेक देगा। लेकिन यही अमेरिका से गलती हो गई। अमेरिका ये भूल गया कि रशिया यूरोप के साथ साथ विश्व का एनर्जी सप्लायर भी है, जिसके चलते रशिया ने सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए फ्यूल प्राइसेस हाइक कर दिए, जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा और उस छोटे से देश जापान पे भी पड़ने लगा, तो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इन पर निर्भर है। वहीं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया पे लगा सैंक्शंस के कारण पूरी ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेज और राइजिंग प्राइसेस जैसे चैलेंजेस को फेस कर रही थी, जिसके कारण जापान को अपने देश के लिए कुछ नया करने की जरूरत थी, जिससे जापान के सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को एमिशन टारगेट को पूरा कर सकते। न्यूक्लियर पॉलिसी में होने वाले रिवर्सल के संकेत अगस्त 2022 में जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिडा ने दे दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जापान जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाएगा। और फिर दिसंबर 2022 में जापान अपने न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी को रिवील किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जापान अपने पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी रीस्टार्ट करेगा और साथ ही जापान गवर्नमेंट ने थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने की बात की है। इसके चलते जनवरी 2023 में जापान और यूएसए के बीच नेक्स्ट जनरेशन पैक्ट्स भी साइन हो चुके हैं। तो अभी तक हमने आपको जो भी बताया वो था जापान का एक पहलू। चलिए अब जानते हैं कि पूरी दुनिया इसे किस एंगल से देखती है। चलिए हम आपको उस एंगल के बारे में बताते हैं। इज जापान रेडी टू टर्न टू बी अ न्यूक्लियर स्टेट? दोस्तों, पिछले साल 16 दिसंबर 2022 को जापान ने 10 साल के बाद अपनी न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज करी, जिसमें जापान ने बताया कि उसने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और डिफेंस बिल्ड अप प्रोग्राम भी अडॉप्ट कर लिया है। इस पॉलिसी को रिलीज करते हुए जापानीज फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा ने बताया कि वो जापान में बदलाव करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अग्रसर है, जिसमें जापान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा। उसके साथ ही साथ यूएसए और इंडो पैसिफिक साथियों से भी ऑपरेशन की मांग करेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जापान अपने डिफेंस बजट को 2027 तक अपनी जीडीपी का
2% ले जाना चाहता है। अब जानते हैं कि क्या कारण है कि जापान अपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर इतना ध्यान दे रहा है। दोस्तों, अगर हम आज की पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज को देखें तो हम पाएंगे कि यूएसए के हजारों सैंक्शंस के बाद भी रशिया पूरे जोर से यूक्रेन को तबाह करने में लगा हुआ है। रशिया से कोई देश सीधे टक्कर लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में जापान चाइना जैसे देश का पड़ोसी होने के नाते अपनी सॉवरेनिटी को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगस्त 2022 में जापान ने चाइना पर आरोप लगाया कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चाइना ने एक मिसाइल जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मिसाइल दागी थी। साथ ही इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी है, जो कि अपनी मिसाइलों के लिए सुर्खियों में रहता है। नॉर्थ कोरिया बाइट 5 साल में जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ओवररीच कर चुका है, और ऐसे में जापान समझ चुका है कि वो अपने डिफेंस के लिए यूएसए पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज भले ही यूएसए जापान को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करने में सक्षम हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया और चाइना के नेचर को देखते हुए जापान अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। और इसी के चलते जैसे ही जापान ने अपनी न्यू पॉलिसी रिलीज की है, क्या सच में जापान न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता है? इसका जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।